स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ख़ास तौर पर यह खबर उनके लिए जो हवाई सफ़र करने के लिए सोच रहे थे। तो हवाई यात्रियों के लिए एक झटका है ये, क्योंकि 5 राज्यों के लिए जो उड़ानें शुरू होने वाली थी वो रद्द कर दी गई हैं। 1 जुलाई से आपको बताएं कि भोपाल एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू होने वाली थी। भोपाल से इंडिगो एयरलाइंस की ये उड़ानें शुरू होने वाली थी। 5 राज्यों के लिए जो फ्लाइट्स शुरू होने वाली थी उसे होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने फ्लाइट्स को होल्ड कर दिया है। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कलकत्ता और बेंगलुरु के लिए ये नई फ्लाइट्स शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे होल्ड कर दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट्स निरस्त कर यात्रियों की बुकिंग को भी कैंसिल किया है और फिलहाल नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट भोपाल से अभी 2 राज्यों के लिए उड़ान भरती है। 25 मई से फ़्लाइट्स जो शुरू हुई हैं फ़्लाइट्स वो हालांकि चालू रहेंगी, लेकिन नई फ़्लाइट्स नहीं होंगी, उन्हें फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल से दिल्ली और हैदराबाद की फ़्लाइट शुरू की थी, तो बाकी राज्यों के लिए 5 राज्यों के लिए जो फ्लाइट शुरू होने वाली थी इंडिगो की तरफ से, उसे फिलहाल होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया है और नई तारीख भी अभी नहीं बताई गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने ये फ्लाइट्स को होल्ड किया और ये बड़ा फैसला लिया गया। तो एक प्रकार से ये राजधानी वासियों के लिए या वहाँ से भोपाल से जो ट्रैवल करने वाले थे, एयर ट्रैवल करने वाले थे इन राज्यों के लिए, उनके लिए झटका कह सकते हैं कि 1 जुलाई से जो फ्लाइट शुरू होनी थी उसे फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। 5 राज्यों के लिए हवाई यात्रियों के लिए एक झटका ये कहा जा सकता है कि 1 जुलाई से भोपाल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली नई उड़ानों को फिलहाल होल्ड किया गया है। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर ये होल्ड करने के पीछे वजह क्या है। क्या ये साफ की गई है इंडिगो की तरफ से, रंजना? जी पुनीत, बिल्कुल अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो इंडिगो एयरलाइंस की जो दूसरे शहरों में जाने के लिए जो फ्लाइट शुरू की जानी थी, फिलहाल उस फ्लाइट शुरू करने के फैसले को होल्ड कर दिया गया है। और शायद इसके पीछे ये भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले जब फ्लाइट इन शहरों में शुरू की गई थी, कोलकाता, आगरा और बेंगलुरु के लिए, तो शायद उतने जो पैसेंजर्स है वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इस वजह से जो पूरे यात्री इस समय मिल सकते हैं या नहीं, ये सारी वजह भी हो सकती है इन सारी फ्लाइट को फिलहाल होल्ड करने के पीछे। लेकिन जो तैयारियां हैं वो हो चुकी थी कि 1 जुलाई से जो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है इन शहरों में शुरू की जानी है, लेकिन फिलहाल अब इस फैसले को पलट दिया गया है, यानी फिलहाल अभी इस फैसले को होल्ड कर दिया गया है। तो शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में जो खुले में रखा हुआ गेहूं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने इस बार रिकॉर्ड खरीदी की है और इसके पहले इतनी खरीदी कभी नहीं हुई, तो बड़ी मात्रा में खुले में अनाज मंडियों में गेहूं रखा हुआ है, तो इसे सुरक्षित रखवाया जाए, ये कोर्ट सरकार को कह रही है। गेहूं और दूसरे अनाज का बारिश में भीगना चिंता का विषय है और अनाज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रदेश की मंडियों में बारिश से गेहूं भीगने को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी, इस पर यह फैसला दिया गया है और ये साफ तौर पर कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा है कि आप ये जो खुले में आपने बड़ी मात्रा में खरीदी की है और खुले में जो गेहूं रखा हुआ है अनाज मंडियों में, उसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय है। गेहूं और दूसरे अनाज का बारिश में भीगना बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे में अनाज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार को करने चाहिए। एक जनहित याचिका लगाई गई थी प्रदेश की मंडियों में बारिश से जो गेहूं भीग रहा है इसको लेकर, इसके बाद इस पर फैसला हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया। याचिका पर जवाब देते हुए सरकार ने बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा को लेकर कानून बना दिया गया, जिसमें 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगर निगम में पार्षद 8,75,000 रुपए, 10 लाख से कम आबादी पर 3,75,000 रुपए और 1 लाख की आबादी पर 2.5 लाख और 1 लाख से कम वाले आबादी वाले नगर निगम में 1.5 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है।
उच्च न्यायालय के सामने एक पूरा इसको स्वीकार किया है। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने रिकमेंडेशन किए थे उसको मान्य करते हुए पार्षदों की खर्च सीमा तय करने का नियम भी बना दिया है। अब ये कानून बन गया है। अब भविष्य में जब भी हमारे नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो पार्षदों की जनसंख्या के आधार पर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की थी, खर्च सीमा तय हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर से एक और बड़ी खबर बता दें। इंदौर के IIT कैंपस में उन लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा, उन छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा जो बाहर रहते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के चलते, खतरे के चलते इस पर रोक लगा दी गई है। 14 दिन क्वारंटीन के बाद लेबोरेटरी में काम करने की इजाजत दी गई। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो IIT कैंपस में उन बाहर रहने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा, जो बाहर रह रहे हैं उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, ये कह दिया गया है। और कोरोना के खतरे को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। इसके अलावा 14 दिन क्वारंटीन के बाद लेबोरेटरी में काम करने की इजाजत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी खींचतान जारी है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को धार जिले की बदनावर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। भंवर सिंह शेखावत ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर बदनावर से लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की भीतरघात की वजह से हार गए थे और पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। और खुलेआम राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कार्य प्रणाली पर वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज मंदसौर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर विजयवर्गीय ने उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। पहली बात तो है कि 24 सीटें ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जब जहां जिस मोर्चे पर लगा दिया जाता है वहाँ ईमानदारी से काम करते हैं। और दमोह से खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर गोलीकांड पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन इस मामले को लेकर किया गया और इस पूरे मामले में हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। हत्याकांड में मृतक के परिजनों को फंसाने का आरोप है। पथरिया विधायक पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा है। फतेहपुर में देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक अंश मात्र है। अगर देवेंद्र भैया की उस समय हत्या नहीं हुई होती तो आज यहाँ पर माफिया राज होता, आज हम यूपी हो चुके होते, पर उनकी हत्या हुई और उसके कारण उतनी बुरी स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, जो हम देखते हैं जो एक सामान्य परिस्थिति होनी चाहिए वैसा नहीं है। जंगल राज है, जंगल राज खत्म होगा। खिचड़ी सरकार है, संख्या का बल है, जिसके पास संख्या का बल होगा वो जीतेगा, इसलिए उनको झेल रहा है। अब मुझे लगता है शायद हम नहीं झेलेंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी समय समय की बात है। ये समय निकल गया है, अब ये समय भी निकलेगा, न्याय का समय भी आएगा। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, अंधेरा तो घना है पर सुबह तो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी से खबर आपको बताते हैं, जहां पर फरार रेत माफिया नागू चंद्राकर पर इनाम घोषित कर दिया गया है और 5000 रुपए का इनाम नागू चंद्राकर पर रखा गया है। नागू चंद्राकर की खबर देने वाले को यह इनाम मिलेगा। बताएं कि 18 जून की रात से आरोपी फरार है। जिला पंचायत सदस्य से मारपीट और लूट का इस पर आरोप है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिख दिया कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। चंद्राकर ने नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर भी तंज कसा और लिखा कि 25 जून को जहां आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने 25 जून को गोबर खरीदने का फैसला किया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को इस ऐतिहासिक दिन को गोबर सैतो यानी कि गोबर इकट्ठा करो दिवस के रूप में मनाना चाहिए।
और इधर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और सिविल लाइन थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई रायपुर में। दरअसल अजय चंद्राकर ने गोबर को राजकीय प्रतीक बनाने संबंधी पोस्ट किया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की अस्मिता से खिलवाड़ बताते हुए एनएसयूआई ने थाने में शिकायत की है। सिविल लाइन थाना प्रभारी कह रहे हैं कि शिकायत मिल गई है, इसकी जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजय चंद्राकर जो भारतीय जनता पार्टी से कुरूद के विधायक हैं, उन्होंने फिर से एक बार अपनी विकृत मानसिकता या मानसिक रोगी होने का परिचय दिया है। उन्होंने गोबर जो गौ माता से प्राप्त होता है उसे राजकीय चिन्ह बनाने का बात की है। अपने फेसबुक के अधिकृत अकाउंट से उन्होंने एक पोस्ट किया है कि राजकीय चिन्ह जिसके बीच में सत्यमेव जयते का एम्बलम रहता है उसको हटा के गोबर लगा रही है। इस प्रकार की गलती वो विकृत मानसिकता के वो व्यक्ति हैं, वो मानसिक रोगी हैं। सबसे पहले हम सरकार से मांग करते हैं कि उनका मेंटल अस्पताल में इलाज कराया जाए और अगर सरकार इलाज नहीं कराती है तो हम एनएसयूआई के लोग चंदा करके उनका इलाज कराएंगे। और दूसरे हम आज सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं। ऐसे विधायक के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान करता है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह का अपमान करता है, इसके खिलाफ हम तत्काल रूप से एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। आकाश शर्मा एनएसयूआई के थाने में एक लिखित शिकायत दिया है उन्होंने। श्री अजय चंद्राकर जी ने राजकीय चिन्ह के जगह गोबर को राजकीय चिन्ह बना दिया जाए ऐसा उन्होंने टिप्पणी किया है। उसके विरुद्ध उन्होंने शिकायत दिया है। शिकायत का परीक्षण किया जा रहा है। जैसी विधिक हालात बनेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और इधर दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि अजय चंद्राकर के दिमाग में ही गोबर है और गोबर को भी सरकार खरीद लेगी। चंद्रशेखर शुक्ल का कहना है कि आश्चर्य होता है कि चंद्राकर के ऐसे बयान सामने आए जबकि बड़े मंत्री पद पर रहने वाले अजय चंद्राकर इस मानसिकता के साथ मंत्री बनने के लायक भी नहीं थे। मैंने भी उसे फेसबुक ट्विटर में देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह व्यक्ति इतने बार के संसदीय राजनीति के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री पद में आसीन रहे हैं। उनके विचार देखिए मुझे विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये विचार, ये ट्वीट उनके द्वारा डाले गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मंत्री बनने के भी लायक था और ये बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और सरकार इसको भी भरा हो तो खरीदने के लिए तैयार। पूर्व पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट के बाद आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी कहा कि ट्वीट व्यंग्यात्मक योग्य किया गया था। बहुत सारे मुद्दे और विषय हैं, हम मुद्दे की अगर राजनीति करेंगे तो बेहतर होगा और किसी भी चीज को ज्यादा नीचे स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए। दरअसल में मैं इसको बहुत टिप्पणी योग्य नहीं मानता। ये एक ट्वीट है और उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से बात कही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि सभी चीज़ों को अपने को बहुत नीचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे हमारे सामने मुद्दे हैं और हम मुद्दे की ही राजनीति करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इधर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाने के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। भूपेश बघेल के निर्देश के बाद आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना 1 जुलाई से शुरू की जा रही है। इसको लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के 128 से ज्यादा थानेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ बातचीत की और कहा कि जो भी आदर्श थाने के तय मापदंडों पर खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में निर्देशित किया है कि सभी थानों को आदर्श थाना प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में विकसित किया जाए और खुद उन्होंने कई अवसरों पर पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए बात की। इस संबंध में छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रयास किए गए हैं और अभी एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है जिसमें सभी थानों को आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करीब 128 थाना प्रभारियों से मैंने बात की और उन्हें बताया ये योजना प्रारंभ हो रही है और इसमें कुछ मापदंड तय किए गए हैं। आम जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार अच्छा हो, वे आदर्श नागरिक हों। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से
प्रतिक्रिया दी है। और क्या कहा है? कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत तौर पर चुनाव नहीं जिता सकते, बूथ लेवल कार्यकर्ता ही चुनाव में जीत दिलाएगा। बीजेपी का संगठन कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा। उपचुनाव में बीजेपी को संगठन का लाभ मिलेगा और कांग्रेस को ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के खिलाफ जनता में आक्रोश, ये भी उन्होंने कहा। और BSP भी परिणाम को बदलने में माहिर है। विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी की गई है। ये लक्ष्मण सिंह ने बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते आए हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी वो सरकार को घेरने में चूकते नहीं थे। और इस बार भी उन्होंने उनकी तरफ से जो बात सामने आई है, कह दिया उन्होंने कि उपचुनाव में बीजेपी को संगठन का लाभ मिलेगा क्योंकि कांग्रेस को ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह इसके पहले भी इसी तरीके से अपनी बात कहते हुए आए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। शरद, एक बार फिर से जब लक्ष्मण सिंह बोले तो इस बार भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को सीख दी है और बताया है कि संगठनात्मक रूप से बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, कांग्रेस को तो ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जिता सकते। देखिए, बिल्कुल ऐसा पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने इस तरीके की कोई बात बोली हो जो उनकी ही पार्टी की लाइन के खिलाफ हो या उनकी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो। लेकिन देखिए, दो बातें थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब लक्ष्मण सिंह अगर कोई बात बोलते थे तो फिर ये कहा जाता था कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री बनने की हैं कांग्रेस में, और वो मंत्री नहीं बन पाए। उनके भाई के जो बेटे हैं यानी कि जयवर्धन सिंह वो मंत्री बन गए थे। तो एक वजह ये तब होती थी जब सरकार थी, लेकिन अब तो सरकार भी नहीं है। और अगर अभी भी लक्ष्मण सिंह इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो लगता यही है कि कहीं ये उनकी जो सलाह है वो कहीं बिन मांगी सलाह तो नहीं है कि उनसे किसी ने सलाह मांगी ही ना हो कांग्रेस में और वो दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति बताते रहते हैं संगठन की ओर से, क्योंकि ग्वालियर चंबल में के इलाके से वो भी आते हैं और इस वक्त जो ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक लिहाज से, उपचुनाव के लिहाज से। तो फिर वो बता रहे हैं कि आखिरकार संगठन में वो भी आते हैं, कार्यकर्ताओं में वो भी आते हैं। अगर अकेला चुनाव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लड़ना चाहते हैं तो फिर उसके नतीजे शायद उतने कांग्रेस के पक्ष में नहीं होंगे जितने के होने चाहिए। तो निश्चित ही वो अपनी स्थिति कहीं ना कहीं दर्ज कराना चाहते हैं और यही वजह है कि ये उनकी बिन मांगी सलाह भी कांग्रेस को हो सकती है। जी शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और क्या कहा है लक्ष्मण सिंह ने, ये सुन लीजिए। संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संगठन कितना जोर लगाता है, कैसा संगठन बनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यक्ति नहीं जिता सकता चुनाव। कमलनाथ जी जिता दें, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, हम लोग नहीं जिता सकते चुनाव। और हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जिताएगा चुनाव। बूथ का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव जिताएगा। और गुना से विकास हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। विकास, जब भी बोलते हैं लक्ष्मण सिंह तो पार्टी को एक समझाइश होती है और साथ ही बात कड़वी भी बहुत उनकी होती है। पुनीत, निश्चित रूप से उनकी बात कड़वी होती है क्योंकि अब उपचुनाव आने हैं। गुना जिले में भी एक जो सीट है बमोरी और ग्वालियर चंबल के संभाग की जो 16 सीटें हैं उन सभी को लेकर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण सिंह ने जो यहाँ पर बयानबाजी की है, उन्होंने अपना वेटेज बताने की यहाँ पर कोशिश की है। और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ जैसे बड़े नेता, बड़े चेहरे चुनाव नहीं जिता पाते। छोटा कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता जो होता है बूथ लेवल का, वही ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही चुनाव जिताता है। तो सीधे तौर पर लक्ष्मण सिंह ने ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं अब छोटे कार्यकर्ता और नींव को मजबूत की जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। लक्ष्मण सिंह ने भाजपा के संगठन को बड़ी बेबाकी से उन्होंने बयानबाजी करी और कहा कि भाजपा का संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बात की जो स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो बोला वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में खलबली पैदा करने वाला जरूर है, वहीं भाजपा की बातें खिलाने वाला भी है। क्योंकि जो संगठन की जब बात करी उन्होंने तो उन्होंने बोला कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं शुरुआती तौर से ABCD पढ़नी पड़ेगी और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। विकास 16 सीटें हैं, ये उपचुनाव जो होगा इसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं
और इन पर काम करने के लिए पहले से कमलनाथ जो हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम, जो पूर्व मंत्री हैं वो लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं और नींव मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है। इस बीच लक्ष्मण सिंह की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, लक्ष्मण सिंह की जो जिम्मेदारी तय की गई थी शुरुआती दौर में, उनको भमोरी जो विधानसभा है गुना जिले की, उसका प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी तक लक्ष्मण सिंह का भमोरी विधानसभा में आगमन नहीं हुआ है, जबकि उनके ही भतीजे जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, जयवर्धन सिंह का दौरा हो चुका है। हुकुम सिंह कराड़ा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका दौरा हो चुका है। यहाँ तक कि AICC के जो मेंबर हैं वो खुद भी आके अभी रायशुमारी करके गए और इस क्षेत्र में आके घूम के गए। लेकिन लक्ष्मण सिंह कहीं ना कहीं अभी तक नदारद हैं, पूरे सीन से नदारद हैं। लक्ष्मण सिंह का जो आगमन होना था उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर लक्ष्मण सिंह को क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लक्ष्मण सिंह ने अभी तक इन 16 सीटों में से किसी सीट पर भी यहाँ पर दौरा नहीं किया। तो इसी चीज को लेकर भी विकास, ठीक है विकास, आपको रोकना चाहेंगे। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से ये बयान आया है कि कांग्रेस को तो ABCD से तैयारी करना पड़ेगी, बीजेपी का संगठन तो जमीनी स्तर पर बड़ा मजबूत है, और ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या लक्ष्मण सिंह खुद चुनाव नहीं जिता सकते, बूथ लेवल का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। ये उनकी जो है निजी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है विधानसभा चुनाव इसीलिए जीता है क्योंकि हमारा जो ढांचा है वो ढांचा सेक्टर और मंडलम स्तर तक। भूपेंद्र जी, एक बात ये है कि उपचुनाव सामने है, उपचुनाव सामने है, उपचुनाव पार्टी सामने है। पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री जो हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए, ऐसे वक्त में ये बयान आना पार्टी के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? नहीं, इस बयानों से कभी कोई खतरा नहीं होता है। उनकी राय है, उनको कहीं लग रहा होगा, उन्हें जहाँ लग रहा है कि वहाँ पार्टी कमजोर है वहाँ ठीक कर लेंगे अगर वो बताएंगे तो। नहीं, लेकिन और अभी तो संगठन की संरचना जो है वो 24 क्षेत्रों में हम जो है सेक्टर से भी नीचे जा रहे हैं। तो वहाँ पर पूरी संरचना जो है चुनाव के पहले तैयार हो जाएगी कंप्लीट। तो पार्टी उस दिशा में काम कर रही है, कहीं जहाँ कमजोरी है वो पार्टी को पता है। मतलब उनका बयान निजी हो सकता है, लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो काम भी करेंगे। बयान भले ही उनका निजी हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रजनीश जी, आपने सुना होगा ये बयान आया लक्ष्मण सिंह जी का, और कह रहे हैं कि पहले तो आपको बधाई क्योंकि बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कि आपका संगठन बहुत मजबूत है, कांग्रेस को ABCD से कोशिश करनी होगी। देखिए, तो सबके सामने है, और कांग्रेस में जो बची कुची कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस तो नेता आधारित पार्टी है, उनके नेता उनका दल छोड़ चुके हैं, भाजपा में आ चुके हैं, तो उनका आधार जो है वो खिसक चुका है, उनके समर्थक भी आ चुके हैं। अब जो बची कुची कांग्रेस है वो भी आपस में लड़ने में लगी है। आपको पता होगा कि प्रेमचंद गुड्डू जी के मामले में क्या मामला हुआ, राकेश चौधरी जी के मामले में क्या मामला हुआ। बड़े बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ में बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो, ये खुल्लम खुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं। सबको दिखाया, आपने खुद दिखाया है, करा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो असलियत, उन्होंने तो कम शब्दों में बात कही है, लेकिन आप अगर अपने पत्रकारिता के तौर पर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, केवल एक हवाबाजी खड़ा करने का काम इनके माध्यम से हुआ है, और उसका नुकसान जो उन्होंने इस तौर पर दिखाई पड़ा है और आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है भूपेंद्र जी, शॉर्ट में कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो है किसी भी बयान पे खुश होकर लड्डू खाने लगती है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस जानती है। कांग्रेस जो है ये तो विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस को लचर, कहाँ पर है कांग्रेस, ये सब बातें कह रहे थे, लेकिन हम चुनाव जीत के आए और इनको बाहर कर दिया सत्ता से। ठीक है, पीछे के रास्ते से खरीद फरोख्त करके सत्ता में आना पड़ा, आउटसोर्स करके सरकार बनानी पड़ी। ठीक है, तो ये तो चीजें जनता के सामने है। ठीक है, कांग्रेस को गाली देने से अगर इनका पर्पस हल होता है तो खुश रहे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है निरंतर, लेकिन ये बयान जो है इस पर भी गौर करना होगा भूपेंद्र जी, इस बयान पर भी गौर करना होगा जो लक्ष्मण सिंह जी का आया है। और ये अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या और प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्या कांग्रेस के अंदर ही क्या फिर वापस कुछ कवायद करनी पड़ेगी? कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, बिन मांगी सलाह है,
तो कांग्रेस लेती है या नहीं, ये तो देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोलार में तेज बारिश का कहर देखने को मिला और यहां आर्ट पैलेस से सटे दामखेड़ा के पास की दीवार जो है वो ढह गई है और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दीवार के गिरने की वजह से 3 कारें ज़रूर इसमें दब गईं और एक महिला भी इसमें जख्मी हुई है। इधर लोगों ने स्थानीय प्रशासन को पहले ही इसकी शिकायत कर दी थी कि दीवार कमज़ोर कभी भी गिर सकती है, लेकिन प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसके बाद आज ये हादसा पेश आया है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग नहीं मौजूद थे, वरना और भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर पेश आ सकती थी। 3 कारें दब गईं और एक महिला भी इसमें जख्मी हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्थानीय लोगों ने पहले ही प्रशासन से इस बात की शिकायत की थी कि ये गंभीर स्थिति में ये कभी भी दीवार गिर सकती है और प्रशासन ने सुनी नहीं और उसका नतीजा आज है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए आप।